Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is clinical correlates of small and large intestine. तो यहाँ से क्लिनिकल स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये वाला क्लिनिकल एम्ब्रियो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्लिनिकल स्टार्ट करेंगे स्कीमिया ऑफ इंटेस्टाइन। स्कीमिया का मतलब किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाना। अब ब्लड फ्लो कम होने की वजह से स्पेसिफिकली अगर हम वेसल की बात करते हैं, वाजा रेक्टा की, वाजा रेक्टा हमने कहा था कि जो स्ट्रेट वेसल्स होती हैं जो आर्कियड से निकलती हैं और इंटेस्टिनल वाल को सप्लाई करती है, तो उनको बोलते हैं वाजा रेक्टा। तो वाजा रेक्टा की ओक्लूजन हो जाना, तो ये कॉज बनेगा स्कीमिया का। वाजा रेक्टा की ओक्लूजन किस वजह से हो सकती है? या तो वो लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉट हो जिसको बोलते हैं थ्रोम्बस, या कहीं से मूव करता हुआ है जिसको बोलते हैं इम्बोलस। तो इम्बोलस या थ्रोम्बस की वजह से वाजा रेक्टा की ओक्लूजन हमें देखने को मिलेगी। जब वाजा रेक्टा की ओक्लूजन देखने को मिलेगी तब हम क्या होगा, इंटेस्टिनल इस्कीमिया हो जाएगा। जब इंटेस्टिनल इस्कीमिया होगा तो फिर स्कीमिया की वजह से मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है। स्पेसिफिकली लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो कम है, ऑक्सीजन कम है, तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो वो लैक्टिक एसिड डैमेज करेगा, और डैमेज करेगा तो जो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल की वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पेन हमें देखने को मिल सकता है, पेन। और दूसरी चीज़ हमें ये देखने को मिल सकती है, क्योंकि ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, न्यूट्रिशन कम हो गया है, तो वहाँ के स्मूथ मसल की पैरालिसिस हमें देखने को मिलेगी। और अगर पैरालिसिस की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं पैरालिटिक आइलियस। पैरालिटिक आइलियस। और जो क्लॉट जो वाजा रेक्टा को ओक्लूड कर गया, वो कहाँ से आ सकता है? वो आ सकता है डिसेंडिंग अयोर्टा, जो हार्ट को सप्लाई करती है, हार्ट से ब्लड लेते हुए आती है, ठीक हो गया, क्योंकि अयोर्टा असेंडिंग अयोर्टा, आर्च ऑफ अयोर्टा, फिर वहाँ से ब्लड क्लॉट डिसेंडिंग अयोर्टा के जरिए सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में आ गया, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से चला गया वो किसके पास, वाजा रेक्टा के पास, और उसको ओक्लूड कर गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हो गया। इसके बाद देख लेते हैं आइलियल डाइवर्टिकुलम। आइलियल डाइवर्टिकुलम या मैकल डाइवर्टिकुलम एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर होता है, यॉर्क सैक, एक रेमिनेंट होता है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक को मिडगट से जोड़ने वाला एक डाइवर्टिकुलम होता है जिसको बोलते हैं यॉर्क स्टाक। यॉर्क स्टाक या अम्फालो एंटेरिक डक्ट, ठीक हो गया। अब ये यॉर्क स्टाक या अम्फालो एंटेरिक डक्ट, या जिसको आप बोल सकते हो अम्बलाइकल वेसिकल स्टाक, तो ये जो स्टाक होता है इसने खत्म हो जाना था, लेकिन अगर ये खत्म ना हुआ, इसका कोई ना कोई पार्ट परसिस्ट रह गया, तो फिर इसको बोलते हैं आइलियल डाइवर्टिकुलम और ये मैकल डाइवर्टिकुलम। और ये किस जगह पे होता है? उस जगह पे होता है जहाँ पर आइलियम की एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे होता है। आइलियम की पोस्टीरियरली हमें कहते हैं ना, वहाँ पे मेसेंट्री अटैच होती है जो आइलियम को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से जोड़ती है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर। तो एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर यानी मेसेंट्री से ऑपोजिट बॉर्डर के ऊपर हमें आइलियल डाइवर्टिकुलम देखने को मिलता है, और इस आइलियल डाइवर्टिकुलम को मैकल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। इस मैकल डाइवर्टिकुलम की एनाटॉमिकल पोजीशन आपको आनी चाहिए कि इन्फेंट में ये इलियोसिकल जंक्शन से 30 to 60 सेंटीमीटर पे होता है, और अडल्ट में 50 सेंटीमीटर पे होता है, ठीक हो गया। 74 केसेस में ये फ्री होता है, मतलब किसी और स्ट्रक्चर से अटैच नहीं होता, लेकिन रिमेनिंग 26% केसेस के अंदर ये अम्बलाइकस तक एक्सटेंड करता है। ये आपको नजर आ रहा होगा अम्बलाइकस तक, और अगर ये अम्बलाइकस तक एक्सटेंड करे तो वहाँ पर एक अम्बलाइकल फिस्टुला भी बना सकता है। अब आइलियल डाइवर्टिकुलम के अंदर म्यूकोजा किसी भी तरह का हो सकता है, वो स्टमक म्यूकोजा भी हो सकता है, वो पैनक्रियाटिक म्यूकोजा भी हो सकता है, जूजिनल म्यूकोजा भी हो सकता है, कोलोनिक म्यूकोजा भी हो सकता है, किसी भी टाइप का म्यूकोजा हो सकता है। अगर स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा एसिड प्रोड्यूस करेगा, जब एसिड प्रोड्यूस करेगा तो वो इसकी इन्फ्लेमेशन काज करेगा, तो इसका पेन असल में अपेंडिसाइटिस वाले पेन को मिमिक करता है, क्योंकि दोनों के दोनों हमें राइट क्वाड्रेंट में देखने को मिलते हैं। इसके बाद देख लेते हैं पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होती है, लेकिन एक पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है, वो है रिट्रोकोलिक, ठीक हो गया, रिट्रोकोलिक। और अपेंडिक्स की जो बेस होती है, अपेंडिक्स की बेस एक लाइन के ऊपर पड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं हम मैकबर्नी लाइन या मैकबर्नी पॉइंट। जो मैकबर्नी पॉइंट एक स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन तक होता है। स्पाइनो अम्बलाइकल लाइन का मतलब एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन से लेकर अम्बलाइकस तक लाइन खींचते हैं, उस लाइन का हम दो पार्ट करते हैं, मीडियल 2/3 और लैटरल 1/3 का जो जंक्शन होता है, उस पॉइंट को मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, और इसी पॉइंट के ऊपर अपेंडिक्स की बेस होती है। और अपेंडिक्स की बेस और को पहचानने के लिए जो पॉइंट हम यूज करते हैं बैकबर्नी पॉइंट, और मैकबर्नी पॉइंट ये अपेंडेक्टेक्टमी यानी अपेंडिक्स की रिमूवल के अंदर हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ कंडीशन ऐसी है जो अपेंडिसाइटिस के पेन को मिमिक करती है, वो कौन कौन सी है? सीलियक डिजीज, मैकल डाइवर्टिकुलम, या मैकल डाइवर्टिकुलम की इन्फ्लेमेशन होती है तो वो मिमिक करता है। तो आपने एक दो कंडीशन को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के वाइवा के अंदर ही पूछी जाती है। तो सीलियक डिजीज, क्रोन डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इन्फ्लेमेटरी pelvic इन्फ्लेमेटरी डिजीज और राइट साइडेड डाइवर्टिकुलाइटिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपेंडिसाइटिस को देख लेते हैं। जो अपेंडिसाइटिस और अपेंडेक्टमी ये आप कर लो अच्छे से स्नेल से, क्योंकि स्नेल के अंदर पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आ जाता है कि अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं और अपेंडिक्स में परफोरेशन होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होती है, उसकी रीज़न बतानी पड़ती है। तो फिर आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ।
ये आ गया अपेंडिक्स। तो ये बताते हैं कि प्री डिस्पोजिशन ऑफ अपेंडिक्स टू इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, के अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने की चांसेस क्यों ज़्यादा होती हैं। पहली बात, अपेंडिक्स एक लॉन्ग नैरो ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड का मतलब एक एंड तो ओपन होगा लेकिन दूसरा एंड क्लोज होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंटेस्टिनल कंटेंट अगर आ गए तो दूसरी साइड से तो ये ब्लाइंड है, तो इसके अंदर जो ट्रैप होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी बात, इसमें लिम्फाइड टिश्यू काफ़ी ज़्यादा है। लिम्फाइड टिश्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पे इम्यूनिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरी बात कि इसके ल्यूमिन में टेंडेंसी होती है ऑब्स्ट्रक्शन की। मिसाल के तौर पर इसका ल्यूमिन इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अगर थोड़े बहुत कंटेंट भी इसके अंदर आ गए और इसके ल्यूमिन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, जब इसके ल्यूमिन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो इस साइड के ऊपर जो मटीरियल हो गए वो इम्यून रिएक्शन को स्टिमुलेट करवाएंगे। जब इम्यूनिटी स्टिमुलेट होती है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस की स्टिमुलेशन होती है, तो वो ना सिर्फ इस इंटेस्टिनल कंटेंट को बल्कि अपेंडिक्स की वाल को भी डैमेज करना शुरू कर देती है। इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहला होगा ब्लाइंड ट्यूब, दूसरा लिम्फाइड टिश्यू, तीसरा ल्यूमिन ऑब्स्ट्रक्शन। अब वो कहते हैं कि अपेंडिक्स की प्रीडिस्पोजिशन टू परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब रप्चर हो जाना इसकी। अब अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, वो होती है पेंटिकुलर आर्टरी, और पेंटिकुलर आर्टरी मज़ीद किसी आर्टरी से एनास्टोमोस नहीं करती। ऐसी आर्टरी जो किसी और आर्टरी से एनास्टोमोस नहीं करती और अपने स्पेसिफिक विसरा को सप्लाई करती है, तो ऐसी आर्टरी को बोलते हैं एंड आर्टरी। तो जो अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली आर्टरी है पेंटिकुलर आर्टरी, जो असल में पोस्टीरियर सिकल आर्टरी की ब्रांच होती है, तो वो एंड आर्टरी होती है। अब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फ्लेमेशन के अंदर एक चीज़ आपको देखने को मिलती है, स्वेलिंग। मिसाल के तौर पर ये टिश्यू अगर इतना है तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अपेंडिकुलर वाल का, तो अपेंडिक्स की वाल के अंदर, दीवार के अंदर आपको अपेंडिकुलर आर्टरी देखने को मिलती है, तो अपेंडिकुलर आर्टरी को भी कंप्रेस करना शुरू कर देगा। अपेंडिकुलर आर्टरी कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी तो जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट चिपकना शुरू हो जाएगी उसकी दीवारों के साथ। जब प्लेटलेट चिपकना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन जाएगा, एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ठीक हो गया। जब ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो पेंटिकुलर वाल को सप्लाई करने वाली आर्टरी कोई है ही नहीं। जब पेंटिकुलर वाल को सप्लाई करने वाली आर्टियल सप्लाई की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई या पेंटिकुलर आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन गया है, तो फिर पेंडिकुलर वाल की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। पहले हाइपोक्सिया, देन कम्स इस्कीमिया, देन कम्स नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब पैथोलॉजिकल डेथ होना शुरू हो जाएगी। जब पैथोलॉजिकल डेथ होना शुरू हो जाएगी तो अपेंडिक्स परफोरेट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। और अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गया तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मटीरियल वो ग्रेटर सैक की पेरिटोनियम में चले जाएगी और ग्रेटर सैक को भी डैमेज करना शुरू कर देगी, या ऐसी पेरिटोनियम को जो अपेंडिक्स के साथ ही पड़ी हुई है। तो आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन क्यों ज़्यादा होता है, अपेंडिक्स के अंदर परफोरेशन क्यों ज़्यादा होती है। इसके बाद पेन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को कवर करने वाली विसरल पेरिटोनियम होती है और विसरल पेरिटोनियम को सप्लाई करने वाला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और आपको पता है कि जो विसरल पेरिटोनियम का जो पेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज डल होता है और इसका पेन रेफर कर जाता है उसी डर्मेटोम की तरफ जो अपेंडिक्स को सप्लाई करता है। मतलब अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली जो नर्व होती है वो 10th थोरैसिक सेगमेंट से आती है। कौन से सेगमेंट से आती है? 10th थोरैसिक सेगमेंट से। तो इसका जो पेन विसरा का वो सोमैटिक स्ट्रक्चर में रेफर कर जाता है और आपको पता है कि अम्ब्लाइकस का डर्मेटोम भी T10 होता है, तो इसका जो पेन रेफर हो जाता है, तो उसका जो पेन रेफर होता है अम्ब्लाइकस वाले एरिया में। क्यों? क्योंकि अम्ब्लाइकस को सप्लाई करने वाला भी T10 डर्मेटोम और अपेंडिक्स को सप्लाई करने वाली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली नर्व फाइबर वो भी T10 सेगमेंट से निकलती है। इसके बाद अगर वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन पैराइटल पेरिटोनियम को डैमेज करना शुरू कर दे जो अपेंडिक्स के सामने पड़ी हुई है, अपेंडिक्स को कवर कर रही है, तो पेन हमें लेफ्ट राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। लेफ्ट नहीं, राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलेगा। तो आपने इसको याद रखना है, पैराइटल पेरिटोनियम का पेन राइट लोअर क्वाड्रेंट में और विसरल पेरिटोनियम का पेन अम्ब्लाइकस में। और पहले विसरल पेरिटोनियम का पेन होगा, लेकिन अगर कंडीशन मजीद वर्स हो गई तो उसका पेन पैराइटल पेरिटोनियम की तरफ रेफर कर जाएगा। तो आपने ये चीज़ आपने नल से करनी है, ठीक हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अपेंडिक्स की नॉर्मल बेस आपको बताई थी वो मैक बर्नी पॉइंट के ऊपर थी, स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन के ऊपर थी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें अपेंडिक्स की पोजीशन थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है आपने सिर्फ इनके नाम याद रख लेने हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। पहला इंटेस्टिनल मैलरोटेशन, दूसरा फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ सीकम, तीसरा सब हिपैटिक सीकम, चौथा होता है इनलार्ज यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये चारों कंडीशन को आपने एम्ब्रियोलॉजिकल में देखना होगा जब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ जीआईटी, या फिर इसको आप वीडियो देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर एम्ब्रियोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर। इन कंडीशन के अंदर अपेंडिक्स की पोजीशन ही खराब हो जाती है और अपेंडिक्स राइट साइड की तरफ बड़ा होने के बजाय कभी कभार लेफ्ट साइड पर या कभी कभार ज़्यादा ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक हो गया।
अब इसके बाद है मोबाइल असेंडिंग कोलोन। हमने कहा था कि जो कोलोन का सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा होता है, दो पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे मेसेंट्री होती है, सिग्मॉइड कोलोन, दूसरा ट्रांसवर्स कोलोन, ये मोबाइल होते हैं। लेकिन अगर असेंडिंग कोलोन की भी मेसेंट्री हो गया तो मेसेंट्री मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? मोबिलिटी। तो अगर असेंडिंग कोलोन के इंफीरियर पार्ट की मेसेंट्री बच गई, परसिस्ट रह जाएगी, नॉर्मली इनकी जो मेसेंट्री होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की पैराइटल पेरिटोनियम के साथ फ्यूज हो जाती है और इनको जोड़ने वाला एक फेशिया होता है जिसको बोलते हैं टोल्ड फेशिया। लेकिन अगर इंफीरियर पार्ट ऑफ असेंडिंग कोलोन की मेसेंट्री अगर फ्यूज ना कर सकी तो सीकम और जो प्रोक्सिमल पार्ट होती है असेंडिंग कोलोन की मोबाइल हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं सीकल बेज्यूल। अब मोबाइल होने से होगा क्या? मोबाइल होने से ये होगा कि जब सीकम के अंदर में पेरिस्टालसिस होगी तो सीकम भी अपने अराउंड ट्विस्ट करना शुरू कर देगा। कि नॉर्मली जो सीकम इस तरह से पड़ा हुआ होता है, सीकम और असेंडिंग कोलोन क्योंकि मूव नहीं कर सकते होते, लेकिन जब इनकी पेरिस्टालसिस होगी, सर्कुलर सबूत मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो इस तरह की ट्विस्ट बनना शुरू हो जाएगी। जब इस तरह की ट्विस्ट बनना शुरू हो जाएगी तो इनको सप्लाई करने वाली आर्टेरियल वॉल होगी वो कंप्रेस हो जाएगी, क्योंकि ट्विस्टिंग की वजह से जो इनको आर्टेरियल सप्लाई होती है जो उनकी वाल के अंदर ट्रैवल कर रही होती है तो वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। और अगर ट्विस्टिंग की वजह से आर्टेरियल वाल की ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए तो इस कंडीशन को बोलते हैं वॉल्वुलस। वॉल्वुलस की वजह से नेक्रोसिस या इस्कीमिया देखने को मिलता है। ठीक हो गया। और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स को बोलते हैं सीकोपैक्सी। सीको का मतलब सीकम, पैक्सी का मतलब फिक्सेशन करना सीकम की, ताकि वॉल्वुलस को और नेक्रोसिस को प्रिवेंट किया जा सके। अब हम चार इंपॉर्टेंट कंडीशन को देख रहे हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है कोलोन की तो उसको बोलते हैं कोलाइटिस या कोलोन डिजीज। और अगर कोलोन को निकालना हो तो उसको बोलते हैं कोलेक्टमी। और अगर हम आइलियम का कुछ किसी और दूसरे इंपॉर्टेंट विस्तरा के साथ कनेक्शन कर ले और वो कनेक्शन करने वाली जो ओपनिंग है वो परसिस्ट रहे तो उसको बोलते हैं इलियोस्टमी। और अगर कोलोन का हम किसी और स्ट्रक्चर के साथ या किसी और स्किन के साथ कनेक्शन कर दे और ओपनिंग को हम क्लोज नहीं करते तो फिर उसको बोलते हैं कोलोस्टमी। जैसे आपको नजर आ रहा होगा इलियोस्टमी। इलियोस्टमी में आप एक आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर और इस ओपनिंग को आप जोड़ देते हो आइलियम की म्यूकोजा के साथ। तो इस ओपनिंग को बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं इलियोस्टमी। और अगर आप कोलोन की ओपनिंग को आप जोड़ देते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की स्किन के साथ स्टोमा के जरिए, एक आर्टिफिशियल ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कोलोस्टोमी और ये ओपनिंग परसिस्ट रहती है। कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी। स्कोपी का मतलब एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन। एक एंडोस्कोप डालते हैं, एक नाली डालते हैं, ट्यूब डालते हैं और इसके जरिए हम इसके म्यूकोजा को, इसके ल्यूमिन को देखते हैं। तो अगर कोलोन के अंदर डालें तो उसको बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। अगर सिग्माइड कोलोन के अंदर डालते हैं तो फिर सिग्माइडोस्कोपी। और कोलोन और रेक्टम का कैंसर इसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर। तो आपने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। जो सैंडी कोलोन का जो कैंसर होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है किसके दरमियान? फीमेल्स में और ऐसे ओल्डर पेशेंट में, यानी ओल्डर पेशेंट के अंदर और फीमेल के अंदर। जबकि रेक्टोसिग्मॉइड, रेक्टम का और सिग्मॉइड का जो कैंसर होता है वो कहाँ पे होता है? मेल्स में और यंगर पेशेंट के अंदर। तो ये आपने इसको याद रखना है। इसके बाद है वॉल्वुलस और सिग्मॉइड कोलोन। जिस तरह सिग्मॉइड कोलोन की अगर ज़्यादा मोबिलिटी हो जाए तो अपने ही ट्विस्ट करती रहेगी। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे ट्विस्टिंग की वजह से अपने ही आर्टेरियल वाल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी। आर्टेरियल वाल को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से ना सिर्फ पीसेस आगे पास नहीं कर पाएंगे बल्कि इसके वाल की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। तो फिर इस कंडीशन को बोलते हैं वॉल्वुलस। इसके बाद है डायवर्टिकुलोसिस। डायवर्टिकुलोसिस का मतलब होता है कि ये कोलोन का म्यूकोजा है, कोलोन की म्यूकोजा की इवेजिनेशन हो जाना ओपनिंग से। हमने कहा था कि जो कोलोन की म्यूकोजा को सप्लाई करने वाली आर्टरी न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है। जब न्यूट्रिएंट आर्टरी किसी जगह से गुजरती है तो वहाँ की जो दीवार होती है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो इस दीवार में से एक पोटेंशियल ओपनिंग होती है, इस दीवार के अंदर कुछ पोटेंशियल ओपनिंग होती है। इस पोटेंशियल ओपनिंग में से अगर म्यूकस मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इवेजिनेट करे तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुला। और अगर डायवर्टिकुला की प्रोडक्शन हो तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस, ज़्यादा बन गया। और अगर डायवर्टिकुला की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको बोलते हैं डायवर्टिकुलाइटिस। इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसी डाइट्स ली जाती है जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है और ये फाइबर डायवर्टिकुलोसिस को प्रिवेंट करती होती है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। और आप इस चैप्टर के येलो बॉक्स को भी देख लीजिएगा। येलो बॉक्स इस चैप्टर की समरी बताते होते हैं, किसी भी चैप्टर की समरी बताते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा कि लार्ज इंटेस्टाइन और जो रेक्टम नहीं बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो येलो बॉक्स है अब इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये येलो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको क्लिनिकल्स में बता चुका हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।